इफ यू आर एवरेज ऑल्सो 60% ओनली, तो भी यू कैन डू इट, बिकॉज किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, मैं ये जितने भी एग्जाम की बात कर रहा हूँ, इवन ग्रेजुएशन लेवल पे भी, आपका जो भी एंट्रेंस होता है ना, दैट इज बेस्ड ऑन दी जो करिकुलम है उसका, ठीक है, द सिलेबस इज अप टू 10 स्टैंडर्ड ओनली, द बेसिक्स आर 10 स्टैंडर्ड ओनली। इसीलिए मैंने बोला कि मुझे फाउंडेशन और फंडामेंटल्स पे बात करना है। Hello everyone, joining me today is a very special person, Pankaj Sagar. Pankaj is an electronics and communication engineer and he has cleared various government exams like the SSC, banking, railways and exam for BSNL. He has also served under 3 government departments which includes the Department of Post and Telecom, Indian Railways and Noida Metro Rail Corporation. Pankaj is passionate for teaching young minds and to make them aware of various career opportunities. He helps the students to prepare for the competitive world by teaching them the fundamentals. Pankaj, it's a pleasure to have you with us today. Thank you so much for introducing me. So let's straight away jump into the questions. And my first question to you is about government jobs. What are the major government job opportunities available to students after 12th and also Okay. after graduation? And Okay. how should they start preparing for them? ओके, इफ यू डोंट माइंड, हम लोग ये कॉन्वर्जेशन थोड़ा सा हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स रख लेते हैं, बिकॉज Absolutely. हाँ, हो सकता है हमें जो सुन रहे हैं दे वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली। तो कैसा होता है ना, कि हम लोग अभी तक सिर्फ सुनते हैं लाइक गवर्नमेंट एग्जाम बहुत बड़ा कंपटीशन है एंड जाना बहुत टफ है। ठीक है, टफ है, आई एग्री, बट इफ यू आर पॉजिटिव एंड इफ यू आर पैशनेट फॉर दैट एंड इफ यू कैन डेडिकेट योरसेल्फ 100% इनटू इट, मैं ये मानता हूँ नो बडी कैन चैलेंज यू। एंड आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, ठीक है, इफ यू विल गिव योर बेस्ट यू विल डेफिनेटली अचीव इट। तो उसके लिए जैसे आपने मेरे से ये पूछा कि हम लोग कैसे क्या करें, तो ये तैयारी हमें सबसे पहले हमें 10 स्टैंडर्ड से ही थोड़ा सा सोचना पड़ता है। लाइक अगर मुझे इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, तो अगर मुझे इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है तो आई हैव टू टेक मैथमेटिक्स एज माई सब्जेक्ट इन 12th स्टैंडर्ड। तो ये मुझे कौन गाइड करेगा? ये मुझे गाइड करेगा एक एक्सपीरियंस पर्सन, या तो मेरा वो स्कूल हो सकता है, या तो कोई मेरा फ्रेंड या मेरा कोई रिलेटिव हो सकता है, या फिर इफ आई एम गोइंग इनटू एन कोचिंग इंस्टीट्यूट, या फिर मेरा कोई करियर गाइडेंस के लिए अगर मैंने किसी को रखा हुआ है, तो दे कैन टेल मी कि आफ्टर 12th अगर आपको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, क्योंकि इंजीनियरिंग फील्ड में भी गवर्नमेंट जॉब होता है, राइट, तो उसके लिए आपको 10th के बाद 11th और 12th में मैथमेटिक्स लेना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर आपका हो जाता है मेडिकल फील्ड। अगर आप मेडिकल फील्ड में आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हो, देन यू हैव टू टेक बायो। आप उसमें मैथ्स के साथ, सीबीएसई का ऑप्शन देता है कि आप मैथ्स के साथ बायो भी रख सकते हैं। ओके, तो अगर आप मैथ्स के साथ बायो रख रहे हो, तो आप दोनों के लिए एटलीस्ट एलिजिबल हो। ये हो गया यहाँ तक, ठीक है। इसके अलावा अब मैंने तो सिर्फ दो ही चीजें बोली कि इंजीनियर और डॉक्टर, क्योंकि आजकल पेरेंट्स को कैसा है ना कि मेरा बेटा या तो इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा। इसके अलावा अगर वो कोई सोचता है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर या प्राइवेट में कुछ छोटा मोटा जॉब, इसके अलावा लोग बात सोचते ही नहीं है। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि रेदर देन थिंकिंग ऑफ टू ओनली ऑप्शंस, अगर हम लोग वाइड ऑप्शंस भी देखें, तो वाइड ऑप्शंस आर ऑल्सो अवेलेबल। लाइक अगर एक बीकॉम स्टूडेंट है जिसने कॉमर्स किया है, उसको मैथ्स आता है, लेकिन उसको एक गवर्नमेंट जॉब करना है, तो वो कैसे अपियर करेगा? उसके लिए हमारे पास प्लेटफॉर्म है, हमारे पास इंडिया के अंदर बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। जैसे आपने बोला बैंकिंग में जा सकता है, तो अगर वो खुद में इंटरेस्टेड है, लाइक मुझे लोगों से बात करके बैंक में सर्व करना है, तो उसको अपना करियर कैसे बनाना पड़ेगा? अ बीकॉम स्टूडेंट कैन अपियर फॉर बैंकिंग एग्जाम ऑल्सो। एंड अगर एक आर्ट स्टूडेंट है तो वो भी एक बैंक के एग्जाम में बैठ सकता है, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। ठीक है, तो ये हमें गाइडेंस हमें 10th स्टैंडर्ड से ही पहले तो थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना होगा अपने आप को, कि मुझे इंजीनियरिंग में जाना है, या मुझे मेडिकल में जाना है, या मुझे एक कॉमन प्लेटफॉर्म लेना है। तो अगर मैं मैथ्स और साइंस 12th स्टैंडर्ड तक रखता हूँ अपने पास, ठीक है, तो आई एम एलिजिबल फॉर ऑल द सेक्टर्स। अगर मैंने बायो ड्रॉप किया तो मैंने इंजीनियरिंग और कॉमन, ये मैं एलिजिबल हूँ। अगर मैंने मैथ्स ड्रॉप किया तो मैं कॉमन और जो मेरा मेडिकल फील्ड है उसके लिए मैं एप्लीकेबल हूँ। तो यहाँ से मेरा ये करियर स्टार्ट होता है। सेकेंड ऑप्शन जो आप बोल रहे हो कि कौन सा स्ट्रीम डिसाइड करना है, तो ये आपका एक पर्सनल इंटरेस्ट होता है। लाइक कुछ लोगों को ऐसा होता है कि नहीं, मुझे एक डेस्क पे काम करना है, आई डोंट वांट टू कम्युनिकेट विद द पीपल। मुझे नहीं मतलब है सामने एक कस्टमर आ रहा है या क्लाइंट आ रहा है, तो आई डोंट वांट टू डील विद देम, मुझे सिर्फ अपने डेस्क पे काम करना है।
तो आपको वो प्रोफाइल थोड़ी सी समझनी होगी कि कौन कौन सी प्रोफाइल्स हमारे पास होती है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको एक फ्रंट फेस पे ही रखना होता है। लाइक इन कॉर्पोरेट्स व्हाट वी हैव एक फ्रंट डेस्क अलग होता है, एक बैकएंड टीम अलग होता है, एंड द पीपल हु आर एक्चुअली परफॉर्मिंग ऑन द ग्राउंड लेवल दे आर वेरी डिफरेंट। तो इसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन भी काम करता है। तो आपको वहां सूट करना पड़ेगा कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, हाउ यू आर कंफर्टेबल विद। इफ यू आर कंफर्टेबल विद डेवलपिंग अ कम्युनिकेशन विद द क्लाइंट्स, तो आपको वैसा कुछ जॉब देखना पड़ेगा। एंड इफ यू आर ओके विद योर सिस्टम एंड डेस्क जॉब, तो आपको वैसा बताना पड़ेगा। तो दैट विल बी डन या डिसाइडेड बाय यू, बट यू हैव टू बी अवेयर। तो अवेयरनेस नहीं है कहीं ना कहीं, द पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ इट। तो 12th के बाद अगर मुझे बैंकिंग में जाना है, तो बैंकिंग के लिए देर इज एन इंस्टीट्यूट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, आईबीपीएस। आईबीपीएस एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर गवर्नमेंट के जो 19 पब्लिक सेक्टर बैंकिंग है, 19 पब्लिक सेक्टर बैंकिंग में हम लोग जैसे बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, जितने भी मैं आपको बैंक, पीएनबी हो गया, यस बैंक, ये सब मेरे पब्लिक सेक्टर बैंक में आते हैं। अब ये अपना अपना एक अलग एग्जाम नहीं लेते। पहले ऐसा होता था कि ये लोग सब लोग अपना अपना एग्जाम लेते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया कि हम लोग आईबीपीएस के थ्रू अपीयर कराएंगे। उसमें जो भी आप जब आप फॉर्म फिल करोगे, देन आप एक प्रायोरिटीज डिसाइड करोगे कि मुझे अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो मेरा पहला प्रायोरिटी होगा बैंक ऑफ बड़ौदा, मेरा सेकंड प्रायोरिटी होगा पंजाब नेशनल बैंक फॉर एग्जांपल। तो ऐसे मैं प्रायोरिटी डिसाइड कर दूंगा। तो मैंने 19 या 20 जो मेरे बैंक हैं उनका प्रायोरिटी डिसाइड कर दिया। तो व्हेन आई विल बी क्वालिफाइड फॉर दैट, मेरा सिर्फ एक बैंक में सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद मुझे सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने हैं, एक पर्सनल राउंड होता है बस, एंड आई विल बी सिलेक्टेड फॉर दैट। उसी तरह से अगर मैं अदर एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, लाइक ये तो हो गया बैंकिंग का। जो कॉमन अदर एग्जाम्पल्स हैं, जैसे अगर नाम सुना हो, अगर आपको जाना है CAG, अगर आपने एनसीएलटी का नाम सुना है, आईबी का नाम सुना है, सीबीआई का नाम सुना है, ठीक है, एक्साइज का नाम सुना है, कस्टम्स का नाम सुना है, तो आपने कभी इनकी वैकेंसीज नहीं देखी होंगी। हैव यू सीन? नहीं, कहीं पर इनकी वैकेंसीज नहीं आती। ये क्या करते हैं, दे आर ऑल मिनिस्ट्रीज, जिनों की किसी ना किसी मिनिस्ट्री के अंदर ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं। अब वो मिनिस्ट्रीज कलेक्टिवली दे गिव देयर रिक्वायरमेंट टू अ बॉडी विच इज नोन एज एसएससी। अब एसएससी का फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। जैसे यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसी तरह से हमारे पास एक है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। अब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर ऑल द वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स अपना अपना रिक्वायरमेंट देते हैं कि भाई हमको 10 लोग चाहिए, हमको 20 लोग चाहिए, हमको 50 लोग चाहिए, हमको 100 लोग चाहिए। और वो कलेक्टिवली क्या करते हैं, जैसे आईबीपीएस एक एग्जाम लेता है, ये भी साल में एक एग्जाम लेते हैं। और उसके थ्रू वापस वही आप अपनी प्रायोरिटीज देते हो कि मेरी फर्स्ट चॉइस ये होगा, फर्स्ट प्रेफरेंस ये होगा, सेकंड प्रेफरेंस ये होगा, थर्ड प्रेफरेंस ये होगा। तो जैसे ही आप उसका एग्जाम क्लियर करते हो, तो अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स एंड योर जो भी आपका परसेंटेज आया, उसके बेसिस पे आपको एक डिपार्टमेंट अलॉट हो जाता है। तो ये है एक कॉमन प्लेटफॉर्म। Okay, fantastic. So you spoke about SSC exam and you spoke about IBPS. यस And then there are many more. I believe that railways का भी अपना exam होता है. यस यस यस। There's so many exams. Students हाँ, आइडेंटिफाई करें कि उनको कौन सा एग्जाम लेना है. अब कौन सा एग्जाम लेना है, तो सबसे पहले तो मैंने आपको बोला कि यू हैव टू क्लियर योर थॉट्स कि मुझे बैंकिंग में जाना है, या रेलवेज में जाना है, या दिस मिनिस्ट्रीज के अंदर जाना है। ठीक है, ये आपका पर्सनल इंटरेस्ट होगा, और ये आपको शायद विदाउट एक्सपीरियंस पर्सन के साथ डिस्कशन के बाद आपकी पर्सनैलिटी और उस एक्सपीरियंस पर्सन का एक कॉमन कॉन्वर्जेशन, जब तक आप वो शेयर नहीं करोगे ना, तो आई थिंक इट इज लिटिल डिफिकल्ट, बिकॉज पीपल आर लाइक पहले पहले ज्वाइन कर लिया कोई ऑर्गेनाइजेशन, एंड देन दे आर लाइक ये मैंने क्या कर लिया, एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, ये तो मुझे करना ही नहीं था, माई फील्ड इज डिफरेंट, ये तो मुझे मेरा काम है जो मुझे पसंद ही नहीं है। तो ये आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैच करना होगा, और उसके लिए आपके पास एक लाइक एक गाइडेंस होना जरूरी है। Okay. So कुछ ऐसे कॉमन मिथ्स होंगे जो स्टूडेंट्स को लगता है कि ऐसा कुछ है फैक्ट्स अबाउट दिस गवर्नमेंट एग्जाम्स, या कुछ ऐसे वो गलती से कुछ एरर्स कर देते हैं, मिस्टेक्स कर देते हैं. ऐसी क्या चीजें आपने सुनी अपने एक्सपीरियंस में while they prepare for these exams? व्हाइल दे प्रिपेयर फॉर दीज एग्जाम, तो मिथ्स सबसे पहले जो आपने बोला ना, कि पहली चीज तो उनको ऐसा लगता है कि हमसे होगा ही नहीं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं
स्कूल में या कॉलेज में वो ये मान चुके हैं कि वी आर एवरेज स्टूडेंट एंड हमसे कुछ नहीं होगा। एंड यही मेरा सबसे बड़ा एक सोसाइटी को थोड़ा सा मोटिवेट करने और थोड़ा सा मैं इसको चैलेंज मानता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये मिथ जो है कि आपसे नहीं होगा इसको चेंज करना है। द वर्ड इम्पॉसिबल हैज आई एम पॉसिबल। तो उसी तरह से आपको उसको इस तरह से सोचना है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो मैं आपको ये बोल रहा हूँ ना कि आईबीपीएस और एसएससी, ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम क्राइटेरिया टू गेट लाइक एडमिशन इनटू। आप मुंबई का ही कोई कॉलेज ले लेते हैं, ठीक है, मुझे एक 12 स्टैंडर्ड 11 स्टैंडर्ड के अंदर एडमिशन लेना है, ठीक है। अगर वो सबसे टॉप मोस्ट कॉलेज है ना, तो मुझे 10th में परसेंटेज चाहिए होगा एटलीस्ट 95% टू गेट एडमिशन इनटू दैट, राइट। बट अगर मैं आपको ये बोलूँ टू गेट अ जॉब आफ्टर 10th द मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 60%। अब आप मुझे बताइए कि वहां पे कंपटीशन कहाँ है 90%, और यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ ओनली 60%। मुझे फर्स्ट डिवीजन ही चाहिए, आई डोंट वांट टॉपर्स एंड एवरीथिंग। क्योंकि क्या होता है, हम लोग कलेक्टिवली बात कर रहे हैं। जब एक क्लास में हम लोग बात करते हैं तो अभी हो क्या रहा है स्टूडेंट्स के साथ, मेनली हो क्या रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्लास में 40 बच्चे ले लेते हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं दे आर वेल टू डू, दे आर देयर पेरेंट्स आर लाइक वेल क्वालिफाइड एंड दे आर एट वेल गुड प्लेस, ओके। तो वो 5 का तो करियर सेट है, कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस उसके अंदर बिल्ड है। लेकिन जो बच्चे वो टॉप 20 में है ना, मैंने बोला 6 से लेके 20 वाले, दे आर समवेयर कंफ्यूज कि उन्हें करना क्या है। तो कुछ तो क्या करते हैं, वो जो फ्रंट वाले 5 है ना उनके पीछे चले जाते हैं। फिर वो 1 साल बाद 2 साल बाद समझ में आता है कि नहीं यार, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, या फिर दिस इज नॉट माई फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, तो मुझे थोड़ा सा चेंज करना है। तो ये उन 15 या 20 स्टूडेंट्स के लिए मैं उनको एनकरेज करना चाहता हूँ कि इफ यू आर एवरेज ऑल्सो 60% ओनली, तो भी यू कैन डू इट। बिकॉज किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, मैं ये जितने भी एग्जाम की बात कर रहा हूँ इवन ग्रेजुएशन लेवल पे भी, आपका जो भी एंट्रेंस होता है ना दैट इज बेस्ड ऑन दी द जो करिकुलम है उसका, ठीक है, द सिलेबस इज अप टू 10 स्टैंडर्ड ओनली, द बेसिक्स आर 10 स्टैंडर्ड ओनली। इसीलिए मैंने बोला कि मुझे फाउंडेशन और फंडामेंटल्स पे बात करना है। तो अगर मैं 10th स्टैंडर्ड का एक मैथ्स या साइंस का पेपर की बात कर रहा हूँ या हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, तो हिस्ट्री भी मुझे 10th स्टैंडर्ड तक ही पढ़नी है, मॉडर्न हिस्ट्री। अगर मुझे ज्योग्राफी भी पढ़नी है तो 10th स्टैंडर्ड तक ही ज्योग्राफी पढ़नी है। इंडिया के अंदर आपको पता होना चाहिए कौन सी प्लेस कहाँ पर है, कौन सा कैपिटल है, कौन सा सिटी है, कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, कौन सा यूनियन टेरिटरीज का कौन सा कैपिटल है। यही चीजें होती है मेनली बस। तो ये मिथ बच्चे लोग के अंदर अभी अवेयरनेस के कारण नहीं है, आई थिंक। वो मिथ भी अगर हम लोग अवेयर करेंगे बच्चों को, तो दैट मिथ विल बी क्लियर्ड एंड उनको खुद को लगेगा कि यस वी कैन डू इट। तो सबसे पहला तो उनके अंदर ये पॉजिटिविटी आना बहुत जरूरी है कि यस वी कैन डू इट। थैंक्स फॉर शेयरिंग। आई थिंक ये तो एक बहुत जरूरी जो माइंडसेट है स्टूडेंट्स को डेवलप करना, कि मैं कर सकता हूँ। ये मत सोचो कि तुम नहीं कर सकते, तुम कर सकते हो। इट्स नॉट किसी और ने भी किया ही है ना, वो भी आपके जैसे एक नॉर्मल पर्सन है। सो इफ समवन एल्स कैन डू इट, व्हाई कांट यू? एंड लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट स्टूडेंट्स हु आर कमिंग फ्रॉम स्मॉलर टाउन्स। यू नो, क्या उनके लिए कुछ ऐसी स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज या कुछ हैबिट्स है दैट यू वांट देम टू डेवलप फॉर अ लॉन्ग टर्म सक्सेस? यू नो, टीयर 2 टाउन से, टीयर 3 टाउन से, जो छोटे टाउन से आते हैं स्टूडेंट्स, उनको क्या सजेशन है आपका? मैंने जैसे बोला बेसिकली मैं टीयर 2 और टीयर 3 के लिए ही ये चीजें कर रहा हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं टीयर 1 इज ऑल सेटल्ड, ठीक है। कहीं ना कहीं उनके पास गाइडेंस है एंड दे कैन डू दिस। मेरी 2-3 एनजीओज के बाद साथ ही बात चल रही है कि मेरा जो मोटिव है वो ये है, द मनी एंड द फाइनेंशियल्स शुड नॉट बी अ बार या फिर ए बैरियर फॉर दोज हु कैन डू इट। बिकॉज मैंने ऐसे भी देखा है कि दे आर डूइंग वेरी हार्ड वर्क। एक ऑटो रिक्शा, लाइक मुझे शायद ये शेयर नहीं करना चाहिए बट फिर भी एक कॉमन मैं नाम नहीं शेयर करूंगा, ऑटो रिक्शा ड्राइवर के बच्चे भी एसएससी और यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। एंड दैट इज अचीवेबल। मैं इसको बोलता हूँ कि दिस इज वेरी ग्रेट। आर दे आर वेरी एवरेज स्टूडेंट, दे आर नॉट टॉपर्स, ठीक है। तो मैं कहीं ना कहीं देखता हूँ कि दे आर सम ऑफ दे आर लाइक डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग। तो मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा करना है, जैसे आपने बोला टीयर 2 और टीयर 3 के लिए, कि सबसे पहले तो उनको माइंडसेट, क्योंकि कहीं ना कहीं सोसाइटी उनको ये बोल के कहीं ना कहीं डिप्राइव करती है कि आप लोग कुछ नहीं कर सकते, कि तुमको तो सिर्फ क्या करना है, तुमको ग्रुप डी या कहीं कोई छोटी मोटी नौकरी करनी है। तो पहली चीज तो आपको वो सब नहीं सुनना है, निगेटिविटी को आप एज अ पॉजिटिव मानो। लाइक अगर आपको कोई ये बोलता है ना कि आपसे नहीं होगा, तो टेक इट पॉजिटिव विद अ स्माइल, रिप्लाई ओके वी विल सी इट आफ्टर 1 ईयर, विद अ पॉजिटिव स्माइल। आप उसको ये बोलो ना
ठीक है, थैंक यू फॉर शेयरिंग मी दिस, मैं आपको 1 साल के बाद मिलूंगा, आप इस तरह से रिप्लाई करो, तो वो आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाता है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज टीयर 2 के हैबिट्स जो आपने बोला, तो पहला तो आपको एटीट्यूड पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है। दूसरा, हाइज एंड लोज, अप्स एंड डाउन्स लाइफ के अंदर आएंगे, फेलियर सक्सेस होगा, बट कंसिस्टेंसी और परसिवरेंस आर दो टू वर्ड्स which can take you a 1 step, 2 step, 3 step, and like it is a process of getting a success. For me, it is not getting a job is a success. जॉब तो आपको शायद कहीं ना कहीं आज यहाँ नहीं तो कल नहीं तो परसों मिल ही जाएगा, ठीक है, बट सक्सेस मेरे लिए क्या है, आपने जो सोचा था आपने वो अचीव किया, उस अचीवमेंट के बाद आपने फिर एक नेक्स्ट और गोल सेट किया, फिर आपने उसको अचीव किया, फिर आपने नेक्स्ट गोल सेट किया, फिर आपने अचीव किया, तो मैं उसे सक्सेस मानता हूँ। इसीलिए मैंने जो आपने जैसे मेरे इंट्रोडक्शन बताया कि मैंने 3 या 4 गवर्नमेंट सर्विसेज, मैंने 3 को तो सर्व किया है, क्या क्वालिफाई तो मैं और भी हुआ हूँ। तो मेरा ये था कि पहला हो गया ना, तो यहाँ पे रुकना नहीं है, अब सेकंड गोल सेट करो। फिर मैं भी एक टीयर 2 से ही आता हूँ, आई एम नॉट अ मतलब टीयर 1, मैं भी एक टायर 2 से ही आता हूँ, आई कॉमन मैन हूँ, एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, आई एम नॉट 90s वाला स्टूडेंट, आई एम सम हाउ 70 और 80 वाला स्टूडेंट, एंड माई फ्रेंड्स आर लाइक दे हैव क्वालिफाइड IAS, IES इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑल्सो, जो कि 60 और 65 में आते हैं, बट बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस हार्ड वर्क, सबसे पहली चीज, और एक पॉजिटिव माइंडसेट, ये आपके साथ रहना बहुत जरूरी है, और इसके साथ साथ एक फैमिली सपोर्ट, और एक आपका एक करियर गाइड ऐसा होना चाहिए जो कि आपको हर स्टेप पे आपको कहीं ना कहीं वो बैक करे, क्योंकि वो बहुत जरूरी होता है। कहीं ना कहीं आदमी एक दिन ऐसे, शायद जैसे मैं अगर बात करूं, आपने 10 एग्जाम दिए और आपने 10 के 10 आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में, यू आर सम हाउ यू आर नॉट एबल टू मेक देम, तो आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं मैं लैक कर रहा हूँ और दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, और आप एकदम छोड़ देते। लेकिन आपको नहीं पता, आपने शायद वो 10वें दिन जो छोड़ा था ना, 10वें पेपर वाले दिन, हो सकता है 11वां ही आपका होने वाला था, क्योंकि आपने जो प्रिपरेशन एक बार कर ली, आपने जो स्टडीज कर ली, वो आपके माइंड से कभी एग्जिस्ट तो नहीं करने वाली है, वो हमेशा एग्जिस्ट करेगी, एग्जिट तो नहीं करेगी, ठीक है। तो जब आप नेक्स्ट 11th पेपर दोगे, तो आपने जो 10th पेपर में गलतियां की थी ना, वो आप गलतियां तो नहीं करोगे, तो इसलिए गाइड का होना बहुत जरूरी है, और ऐसा गाइड जो आपको हर स्टेप पे मतलब जो बूस्ट करे आपको। These are the two things which can make you like successful. Absolutely fantastic. Thanks for sharing that, Pankaj. We're almost coming towards the end of the session. और मेरा final question आपसे है कि if a student is interested in government jobs, what are the practical steps that they can take right now to build a strong foundation? तो सबसे पहले तो उसे फ्रॉम द बिगनिंग ओनली, कि अपना जो भी करिकुलम है ना, लाइक अगर वो SSC है, लाइक स्टेट बोर्ड है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, दिस इज ओनली नॉट अबाउट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, राजस्थान बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, दिल्ली बोर्ड है, दिल्ली के अंदर तो NCERT फॉलो होता ही है, तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म है CBSE, जो कि थ्रू आउट इंडिया फॉलो होता है, क्योंकि स्टेट बोर्ड अलग, हर एक अलग स्टेट का अलग अलग बोर्ड है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले CBSE का करिकुलम देखना है, और मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इतना बोलूंगा कि अगर आप एक स्टूडेंट हो, 7th 8th 9th 10th, अगर आप इनके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स, अगर आपने इतना सब्जेक्ट, सबसे पहले तो आपको ये क्लियर करना, लाइक आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी डाउट्स हैं, वो सब क्लियर होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर आपको 10th में ही 54 या 55 आ रहा है, तो यू आर नॉट एलिजिबल टू अपीयर फॉर दैट, तो पहले तो आपको बेसिक करना है। तो पहला बेसिक स्टेप तो ये है कि आपको 60% के ऊपर लेकर आना है, और आपको आपका जो करिकुलम है उसके साथ साथ CBSE को थोड़ा सा फॉलो कीजिए, ठीक है। उसके बाद देन ट्राई टू गिव सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अब जैसे SSC होता है, SSC साल के अंदर 5 या 6 डिफरेंट एग्जाम्स कंडक्ट कराता है, ग्रेजुएशन लेवल पे 3 कंडक्ट कराता है, एक 12th लेवल पे कराता है, और एक 10th लेवल पे कराता है, ठीक है। तो मैं आपको बोलूंगा, अगर 10th का बच्चा कोई अभी ग्रेजुएशन करना चाहता है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा डायरेक्टली आप जॉब के लिए 10th वाला एग्जाम देने लग जाओ, बट आपको वो एग्जाम पैटर्न समझने के लिए आई विल सजेस्ट कि आप 10th वाला जो एग्जाम आ रहा है ना, एक बार उसमें अपीयर हो बस, क्योंकि आफ्टर 10th ऑल्सो व्हेन यू आर 18 years old, ठीक है, आप अगर 12th कर रहे हो और 10th आपका पास होगा तभी तो आप 12th कर रहे हो, तो एटलीस्ट अपीयर फॉर दैट MTS 10th वाला जो पेपर है, उसके साथ आप एक बार प्रैक्टिस कर जाओगे। फिर जैसे ही आपका 12th क्लियर हो जाए, फिर आप 10th वाला एग्जाम और 12th वाला एग्जाम, अब आप साल में 2 बार प्रैक्टिस कर सकते हो रियल के वर्ल्ड के साथ। फिर आपको खुद को एनालाइज करना होगा,
फिर आपने 10th और 12th वाले 2 एग्जाम दे दिए। जब आप ग्रेजुएशन में करोगे, अब आपके पास अगर नॉर्मल ग्रेजुएशन भी कर रहे हो, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर होगा, सेकंड ईयर होगा और थर्ड ईयर होगा, आपके फाइनल ईयर तक। मैं 4 ईयर कोर्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में भी हो, अब आप कितने एग्जाम दे सकते हो? अब आप 2 एग्जाम्स दे सकते हो, एक 10th बेसिस वाला और एक 12th बेसिस वाला। दे विल आपको कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिस के लिए अच्छा हो जाएगा, ठीक है। कि ग्रेजुएशन लेवल भी वैसा ही होता है, सिलेबस सबका सेम है, बस लेवल ऑफ क्वेश्चन इज डिफरेंट, ठीक है। फिर जब आप सेकंड ईयर ग्रेजुएशन में आओगे, फिर से आप अपीयर हो जाओ, 10th वाला और 12th वाला। डोंट टेक द जॉब इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, डोंट टेक द जॉब। फिर आप जस्ट फाइनल ईयर में आ जाओ, फिर से एक बार अपीयर हो जाओ। तो आपका स्टडीज भी चल रहा है और आपका पैरेलली कहीं ना कहीं आप उस एग्जाम के साथ फेमिलियर भी होते जा रहे हो। फिर आप जब फर्स्ट टाइम दोगे, सेकंड टाइम दोगे, थर्ड टाइम दोगे, फोर्थ टाइम दोगे, 5 टाइम दोगे, आप 5 टाइम दे चुके हो एग्जाम। आफ्टर ग्रेजुएशन जब आप दोगे ना, तो यू विल बी सेल्फ कॉन्फिडेंट इतना कि नाउ दिस टाइम आई कैन क्लियर दैट। तो इससे अच्छा बेटर ऑप्शन मैं क्या मानता हूँ, कुछ है ही नहीं। बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल एडवाइस है। एंड आई मीन प्रैक्टिस एग्जाम्स का कोई नुकसान तो है ही नहीं, जस्ट जाओ और एग्जाम देके आओ। आई मीन इट्स जस्ट फॉर समवन लाइक मी हु लव्स टू टेक एग्जाम्स एंड टेस्ट, इट्स सच अ फन थिंग टू डू, बट आई नो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर स्केयर्ड ऑफ द एग्जाम्स। एंड उन स्टूडेंट्स के लिए तो ये और ज्यादा जरूरी है, यदि किसी को एग्जाम से डर लगता है तो जाके वो चीज बार बार करो, सो दैट आपके अंदर से वो डर ही निकल जाए। या एनी फाइनल वर्ड बिफोर वी क्लोज? द फाइनल वर्ड्स आर लाइक, आप जो भी स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं या फिर मिस्टर देवेश को भी सुन रहे हैं, मैं मिस्टर देवेश को आई थिंक 2014-15 से जानता हूँ। दो हमारा थोड़ा सा कम्युनिकेशन कम होता है, बट ही इज ऑल्सो डूइंग अ सुपर जॉब। जब मुझे ये पता चला कि ही इज ऑल्सो लाइक इनटू मेकिंग अवेयर स्टूडेंट्स ऑफ द अपॉर्चुनिटीज दे हैव फॉर एकेडमिक्स एंड द करियर मेकिंग ऑप्शंस, तो कहीं ना कहीं आई थॉट कि यस, हम लोग मिलके कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हैं। एंड फॉर टाइम बीइंग, एक मेरा खुद का मैं यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, एक्सीलेंट विजन एकेडमी के साथ। तो वहां पर मैं आप लोगों को ये शेयर करता हूँ कि व्हाट एग्जाम्स का जो टाइप है ना, उस एग्जाम्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पैटर्न क्या है, कैसे उसको टाइम के अंदर क्लियर करना है। लाइक अगर मैं एक थोड़ा सा टाइम लूंगा, लाइक अगर मेरे पास एक 100 क्वेश्चन है एसएससी के एग्जाम के अंदर, 100 क्वेश्चन है, लेकिन मेरे पास टाइम लिमिट कितना है? टाइम लिमिट है 1 घंटा, 1 आवर, ठीक है। अब मैथमेटिक्स माइट टेक लिटिल बिट, 30 मिनट्स ले सकता है, लेकिन इंग्लिश तो नहीं लेगा ना। इंग्लिश तो मैंने पढ़ा और मेरा आंसर आ गया विद इन 5 सेकेंड्स। हिस्ट्री अगर मुझे आता है, जैसे ही क्वेश्चन रीड किया मेरे को क्वेश्चन हो गया। तो वो 75 क्वेश्चंस को करने के लिए हार्डली मुझे 15 मिनट लगता है, लेकिन मुझे वो अवेयरनेस होना चाहिए। तो बच्चों को, जैसे आपने बोला, फियर होता है एग्जाम्स का, तो पहली चीज तो आपको एग्जाम में फियर को निकालने के लिए थोड़ा सेल्फ प्रिपरेशन की जरूरत है। तो वो मैं अपने चैनल के थ्रू मैं उस प्रीवियस पेपर्स को सॉल्व करता हूँ, फिर उनके जो इंपॉर्टेंट या डाउट वाले क्वेश्चन है उनको सॉल्व करता हूँ। हम लोग वहां पे भी काम कर रहे हैं। दूसरा, टाइम टू टाइम हम लोग वहां पर जो भी एडवर्टीजमेंट्स आ रही है, लाइक अभी 2 जून को ही एसएससी ने एक सिलेक्शन पोस्ट के लिए अभी एडवर्टीजमेंट निकाला है। अगर आप लोग अगर चेक कर पाए तो एसएससी की साइट पे जाके चेक कीजिएगा। तो वहां पे अभी सिलेक्शन पोस्ट के लिए निकला हुआ है एडवर्टीजमेंट, लास्ट डेट 24 जून है। उसके अंदर आप ग्रुप सी और ग्रुप बी, लाइक 12th के बाद और ग्रेजुएशन लेवल के बाद, ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट है ना, मैं आपको नाम बताऊंगा। तो लाइक कैग जो मैंने बताया, डीजीक्यूए, ठीक है, और लाइक एनसीसी, नीति आयोग। अभी आप लोगों ने नीति आयोग का नाम सुना है, लेकिन नीति आयोग में जॉब कैसे मिलेगा? अभी जो एडवर्टीजमेंट निकला है ना, वो आपको जॉब दे रहा है नीति आयोग। अब आप बताइए, ठीक है। तो उनके लिए यही मेरा फाइनल वर्ड रहेगा कि उनके लिए, उनके हेल्प के लिए मैंने एक चैनल चालू किया, एक्सीलेंट विजन एकेडमी। आप वहां पे जाके एक बार देखिए, चीजों को समझिए, और आपकी कोई भी क्वेरीज है आप वहां पे कमेंट में डाल सकते हो, मिस्टर देवेश को बता सकते हो, और हम लोग साथ में कुछ ना कुछ सोल्यूशन साथ में निकलेंगे। Thank you so much for sharing your vision. And once again, it was such a pleasure to speak with you today. सेम ईयर, सेम ईयर। Thank you so much.